Hello everyone and welcome back to my channel. This is video in continuation to chapter number 2. Primary market का portion हम cover कर चुके हैं. Now in part 4 of this video we are going to cover the secondary market. तो secondary market कौन सी market होती है? Initially primary market में क्या होता है? Securities जो है first time offer की जाती है to the investors. राइट दे हैव ऑलरेडी मतलब दे आर इशूड टू दी पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. लेकिन सेकेंडरी मार्केट्स में वो सिक्योरिटीज जो इनिशियली प्राइमरी मार्केट में पहले ऑफर कर दी जाती है, नाउ दे आर ट्रेडेड एंड जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में इन सिक्योरिटीज को जो है खरीदते और बेचते. सो इट इज अ मार्केट वेयर सेलर एंड बायर मीट डायरेक्टली. यहाँ पे इशूअर को रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वेस्टर से मीट करने की, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटीज जो हैं ऑलरेडी जो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में इशूअर का मतलब होता है बेटा कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है. प्राइमरी मार्केट में इशूअर जो है कांटेक्ट करता है इन्वेस्टर के साथ. लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है. सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में दे बेसिकली डील विथ ईच अदर. एक इन्वेस्टर जिसके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है जो उसने प्राइमरी मार्केट में खरीदी थी, ठीक है. अब इसके ये इन्वेस्टर ए है, ये इन्वेस्टर बी है. इन्वेस्टर ए ने प्राइमरी मार्केट के थ्रू कंपनी से सिक्योरिटी खरीदी थी. उसके पास कुछ शेयर्स है, ठीक है. अब इस इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टर बी को शेयर्स ट्रांसफर कर देगा, सेल कर देगा और इन्वेस्टर भी उसको पैसे दे देगा. सो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू कर दी जाती है तो सेकेंडरी मार्केट में वो सिक्योरिटीज ट्रेड बाय एंड सेल की जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे कंपनी जो है वो इन्वेस्टर को नहीं मीट करती. यहाँ पे सेलर बायर यानी कि दो इन्वेस्टर्स आपस में ही सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते. Now, what is the role of the secondary market? Secondary market एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज. यहाँ पे सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती है, राइट. नाउ ये वाला जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया है, इसको आप आंसर को ऐसे लिखोगे कि जनरल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी मार्केट का क्या रोल है कि इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी. लेकिन अगर हम कंपनी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए कंपनी की बात करें, ये वाला राइट, अगर हम बात करें कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रोल क्या है सेकेंडरी मार्केट का. लेट मी डू लाइक दिस. सेकेंडरी मार्केट हेल्प करती है मॉनिटर करने में, राइट, एंड कंट्रोल एक्टिविटीज को एनहांस करती हैं, right. So it also helps in this aggregating information via price discovery. सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे बोलोगे कि सेकेंडरी मार्केट मैनेजमेंट को कंपनी को कैसे हेल्प करती है. इट हेल्प्स कंपनी इन टेकिंग द मैनेजमेंट डिसीजंस. इन्वेस्टर के लिए कैसे कि इन्वेस्टर को प्लेटफॉर्म देती है, वो सिक्योरिटीज खरीद सकता है, बेच सकता है. लेकिन कंपनी को कैसे हेल्प करती है कि कंपनी को हेल्प करती है इन टेकिंग द डिसीजंस, राइट. Now, what is the difference between primary and secondary market? So primary market में securities public को offer की जाती है for the very first time, right? So यहाँ पे primary market में मैंने आपको बताया था investor और issuers are in direct contact with each other. लेकिन secondary market में ऐसा नहीं होता है. जो already existing securities होती है जिनको primary market में issue किया गया था, वो existing securities trade की जाती है among investors, राइट. यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. ये बात मैं आपको अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में बता चुकी हूँ. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज सेकेंडरी मार्केट कुड बी ऑक्शन और डीलर मार्केट, ठीक है. ऑक्शन मार्केट में अगर आपको एग्जाम्पल बताना है कि तो स्टॉक एक्सचेंज जो है इट इज द पार्ट ऑफ ऑक्शन मार्केट और ओवर द काउंटर इट इज अ पार्ट ऑफ डीलर मार्केट, right. Okay, now coming to what is the role of stock exchange in buying and selling shares.
तो जो सेबी है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्लीज डू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, क्योंकि 1 मार्क में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेबी क्या करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किसके कंट्रोल के अंडर आता है, कौन उसको रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। अब स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है, स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दे मीट एंड दे मीट टू ट्रांजैक्ट इन सिक्योरिटी। एक जो सेलर है वो क्या करता है, सिक्योरिटी सेल करता है और बायर उन सिक्योरिटीज को परचेज करता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो एनएससी प्रोवाइड करता है वो इलेक्ट्रॉनिक है, राइट। बायर्स और सेलर को फिजिकली कहीं पे मिलने की जरूरत नहीं है, दे कैन ट्रेड थ्रू दी कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग स्क्रीन्स, राइट। नाउ व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए पहले क्या होता था, म्यूचुअल एक्सचेंज, पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा कि हाउ इज डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज डिफरेंट फ्रॉम अ म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज में पहले क्या होता था, जो 3 फंक्शंस हैं, कौन से, ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग, ये एक के हाथ में ही होते थे। तीनों फंक्शंस, ओनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, एक ही सिंगल ग्रुप जो है ये तीनों फंक्शंस वो ही एक्सरसाइज करता था। लेकिन धीरे धीरे अब बाद में क्या हुआ, इन डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज में ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो सेपरेट हो गए, यानी ओनरशिप किसी और के हाथ में, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में और ट्रेडिंग किसी और के हाथ में, इन सेपरेट हैंड्स। सो पहले क्या होता था, जो ब्रोकर मेंबर्स थे, राइट, जो मैंने आपको बताया ना, म्यूचुअल एक्सचेंज में ओनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग एक ही के कंट्रोल में, होता था। तो किसके हाथ में होता था, ब्रोकर मेंबर्स के। ये ओनर्स भी होते थे, ट्रेडिंग भी करते थे, मैनेज भी करते थे। तो इससे ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कई बार मेंबर्स में, इसलिए डीम्यूचुअलाइज्ड में ये तीनों फंक्शंस सेपरेट कर दिए गए और अलग अलग लोगों जो थे उनको somebody was owner, somebody was doing the management and the other were doing the trading. It was not confined to the one person. So अब पढ़ते हैं ऊपर की definition, right? What is demutualization? It refers to the legal structure of exchange जहाँ पे ownership, management and trading rights are segregated from one another. Now moving to the next section, what is depository? Okay, depository को हम बैंक के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। बैंक में क्या होता है, आप अपने फंड्स डिपॉजिट करते हो, तो उसी तरह डिपॉजिटरी, देखो बैंक में फंड्स डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिटरी में आप सिक्योरिटीज डिपॉजिट करते हो, राइट। नाउ यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर्स है, फंड्स ट्रांसफर होते हैं बिटवीन द अकाउंट्स, ठीक है, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो है फंड्स ट्रांसफर होते हैं बिटवीन द अकाउंट्स। यहाँ पे अगेन अकाउंट होल्डर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती है, राइट। नाउ बैंक में आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी। इसी तरह डिपॉजिटरी हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप विदाउट हैविंग टू हैंडल द सिक्योरिटीज। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिटरी क्या करता है, बैंक की तरह ये भी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता है बिटवीन द अकाउंट्स, राइट। बैंक इज मेंट फॉर सेफ कीपिंग ऑफ मनी, यहाँ पे मनी सेफ होती है, और डिपॉजिटरी में शेयर्स आर केप्ट सेफ। ओके, नाउ विच आर द डिपॉजिटरीज इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, CDSL एंड NSDL। ये 2 डिपॉजिटरीज है इंडिया में, ठीक है, विच प्रोवाइड डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। डीमेटेरियलाइजेशन का क्या मतलब है अभी आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन NSDL जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, ये 2 डिपॉजिटरीज हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिपॉजिटरी। अगर आप अपने जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, राइट, अगर आप उनको डिपॉजिटरी के में रखते हो, ठीक है, जैसे बैंक में आप मनी रखते हो उधर, वैसे ही डिपॉजिटरी भी मैंने आपको बताया बैंक का काम करता है। तो क्या बेनिफिट होता है अगर आप डिपॉजिटरीज में आप अपनी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो। फर्स्ट बेनिफिट इज
सिक्योरिटीज इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं चाहिए ट्रांसफर में, रिस्क भी एलिमिनेट होता है। फिजिकल सर्टिफिकेट्स जब ट्रांसफर होते थे तो चांस होते थे कि बैड डिलीवरी, फेक सिक्योरिटीज, लेकिन ये रिस्क एलिमिनेट हो जाते हैं जब डिपॉजिटरी के थ्रू आप बैंक जो है, डिपॉजिटरी विच फंक्शन लाइक अ बैंक, इट ट्रांसफर द सिक्योरिटीज। पेपर वर्क भी रिड्यूस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, ईज ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी। देन चेंज इन एड्रेस रिकॉर्डेड विद द डीपी। डीपी का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये एजेंट होता है एक, जो डिपॉजिटरी अपॉइंट करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, राइट। सो चेंज इन एड्रेस रिकॉर्डेड विद डीपी गेट रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो एड्रेस को अगर चेंज कराना है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड हो जाता है विद ऑल द कंपनीज इन विच इन्वेस्टर होल्ड सिक्योरिटीज। तो अगर इन्वेस्टर का कोई एड्रेस चेंज है तो इलेक्ट्रॉनिकली एड्रेस सभी कंपनीज में चेंज हो जाता है जहां जहां इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है जिस भी कंपनी में। देन सिक्योरिटी ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी इज डन डायरेक्टली बाय द डीपी। डीपी जो है वो डायरेक्टली जो है सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर देता है। कन्वीनियंट मेथड है ऑफ कंसोलिडेशन एंड holding investment in equity, debt instrument, government security in single account, right? तो ये सब बेनिफिट्स है आपके। नाउ हु इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? अभी मैंने आपको बताया कि जो डिपॉजिटरी है वो सारी सर्विसेज इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है थ्रू द एजेंट, और उसी एजेंट का नाम है डीपी, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, राइट। अब कौन कौन से हैं मेन जो सेबी के रेगुलेशन? अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, among others 3 category can become DP। कौन कौन DP बन सकता है? एजेंट बन सकता है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स। ये तीनों जो हैं, बैंक है नंबर 1, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नंबर 2 एंड trading members, they can become the agent or depository participant. Does one need to keep any minimum balance of securities in his account? No, कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वन कैन हैव जीरो बैलेंस ऑल्सो। नो, व्हाट इज एन ISIN? फुल फॉर्म प्लीज करनी है आपको, 1 मार्क कर आ सकता है। इट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सिक्योरिटी को अलॉट किया जाता है। हर सिक्योरिटी जो बायर इन्वेस्टर खरीदता है, ठीक है, तो उस सिक्योरिटी को एक नंबर अलॉट किया जाता है और उसी नंबर को बोलते हैं ISIN। नाउ व्हाट इज कस्टोडियन? कस्टोडियन एक तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफगार्ड करती है सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स की जो भी सिक्योरिटीज है उसको सेफगार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कस्टोडियन की है, ठीक है। ये सिक्योरिटीज को सेफली प्रोटेक्ट करते हैं। सो कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? कस्टोडियन मेंटेन क्लाइंट सिक्योरिटी अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले जो क्लाइंट का सिक्योरिटी अकाउंट है उसको कौन मेंटेन करता है? कस्टोडियन करता है। देन कलेक्टिंग द बेनिफिट्स एक्रूइंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी। अगर किसी भी इन्वेस्टर ने, क्लाइंट ने सिक्योरिटीज खरीदी है, इन्वेस्ट किया है, तो जो भी बेनिफिट मिलेंगे सिक्योरिटी से, वो बेनिफिट कौन कलेक्ट करता है? कस्टोडियन। देन थर्ड इज क्लाइंट को इन्फॉर्म करना विद रिगार्ड टू दी सिक्योरिटीज, राइट, कौन कौन से बेनिफिट्स हो रहे हैं क्लाइंट को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट को अपडेट कौन करता है? कस्टोडियन। नाउ हाउ वन कैन कन्वर्ट फिजिकल होल्डिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग? तो हाउ वन कैन डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज? तो फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो अगर कन्वर्ट करना है फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली, राइट, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीमेटेरियलाइज फिजिकल सिक्योरिटीज या डीमेटेरियलाइजेशन। तो वन हैज टू फिल डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना होता है, और ये डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म किसके पास होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। उससे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करके सबमिट करना चाहिए इन्वेस्टर को अलोंग विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स।
तो जिस भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉनिकली, उसको अटैच करना है along with the डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, राइट। कैन ऑड लॉट शेयर्स बी डीमेटेरियलाइज्ड? ऑड लॉट का मतलब क्या है? देखिए नॉर्मली शेयर्स होते हैं जो है फुल राउंड फिगर में होते हैं, जैसे अगर आपने 100 शेयर्स हैं या 50 शेयर्स हैं, लेकिन जैसे 13 है ये राउंड फिगर नहीं है, तो इसको ऑड लॉट शेयर्स बोलते हैं। तो क्या ऑड लॉट शेयर सर्टिफिकेट भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली? द आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू डीमेटेरियलाइज शेयर हैव डिस्टिंक्ट नंबर्स? तो डीमेटेरियलाइज शेयर्स के अलग अलग डिस्टिंक्टिव नंबर्स नहीं होते हैं। दी शेयर्स आर फंजिबल। फंजिबल का क्या मतलब है कि इनके जो होल्डिंग्स हैं ये आइडेंटिकल होती है, सेम होते हैं। कैन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल? अभी हमने पढ़ा था फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। इसी तरह फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स को फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीमेटेरियलाइजेशन। तो अगर किसी को अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराना है तो कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा इन्वेस्टर को? रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, राइट। तो ये डीपी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वी वांट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट। डीपी आपको ये वाला फॉर्म देगा रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म का, और वो फिल करना पड़ता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वन डीमेटेरियलाइज हिज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन डीमैट अकाउंट? तो क्या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड्स भी डीमेटेरियलाइज हो सकते हैं? यस, इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट, राइट। So next topic is what is stock trading. This I am going to continue in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share the content with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you for watching the video.